हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। चलिए हमारे आज के सेशन में हमारा साइंस का, ठीक है, साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 10 है। क्लास 6 की साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी कि गति और दूरी का मापन। तो हम इस चैप्टर में गति के बारे में और दूरी कैसे मापते हैं, पहले कैसे मापते थे, और गति किस किस तरीके से होती है, कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो एन इंट्रोडक्शन टू मोशन। गति क्या होती है उसका परिचय देखते हैं। तो जो गति होती है वो एक हमारे शरीर की एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम गति बोलते हैं। तो जब वो गति होती है तो वो कोई समय लेती है ना। मतलब हम कहीं जाएंगे, हम यहाँ से अपनी एक जगह से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से हम दूसरे शहर जाएंगे, तो उसमें वो गति है और उसमें टाइम भी है। हम ज़्यादा लंबी गति के लिए आजकल क्या यूज़ करते हैं कि किसी वाहन का यूज़ करते हैं। तो उसको उससे जाते हैं हम कहीं दूसरी जगह। और वैसे ही अगर हमें कहीं पास में जाना हो तो हम खुद ही चले जाते हैं, मतलब पैदल जैसे बोलते हैं, वो ऐसे चले जाते हैं। तो हमारी जो गति होती है, चाहे कितनी भी थोड़ी सी भी कितनी भी कम गति हो, उसमें हमें टाइम लगता है। तो हमारी जो समय के साथ अपनी स्थिति बदलना होता है ना, वो गति कहलाती है। जब हमारा शरीर, मतलब हम कहीं बैठे हों या कहीं आराम कर रहे हो, तो उस स्थिति में होता है जब समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता। ठीक है, वो गति नहीं होती। एक पिंड में जब ये एक पिंड में जो एक पिंड की गति होती है तब उसको गति कहा जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह और उसमें समय लगता है जाने में, स्थिति बदलने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब गति के जो साधन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या होते हैं। ये आपको दिख रहा है ट्रेन है, और ये स्कूटर, बस, ये सारी क्या गति के साधन है। ठीक है, तो ये सारे जो सब कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारी पिक्चर में, ये सब हमारी गति के साधन है जिससे हम दूसरे शहर में या दूसरी जगह हम जा सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारी गति के साधन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये आपने पिक्चर में देखा है, लेकिन अब इसके बारे में देखते हैं कि कैसे बने और कहाँ से, मतलब इनको हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो पहले समय की बात है, मतलब प्राचीन काल में, जब पुराने समय में मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मतलब एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये गति तो है। तो हमारी अपनी गति के लिए जो परिवहन का यूज़ किया, तो उस परिवहन का उन्होंने आविष्कार किया, मतलब बहुत समय पहले की बात है। तो मानव ने जल निकायों में यात्रा करने के लिए पानी में रहने वाले जानवरों के आकार के समान नाव का डिजाइन किया। जो पानी में रहते थे जानवर, जैसे फिश हुई तो फिश जैसी है, ऐसे इस तरीके से एक नाव होती है ना, नुकीली सी ऐसा करके, तो उसकी तरह जो पानी में रहते थे पहले जानवर, तो उनकी तरह, उनके जैसा बनाया, मतलब नाव को उसकी तरह डिजाइन किया। फिर उन्होंने एक पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, एक पहिए का आविष्कार किया जिससे उन्होंने गाड़ी बनाई। तो इनके ये जो परिवहन होते हैं, अन्य पशु चालित साधनों जैसे आविष्कार हुए, मतलब पशु चालित साधन, उनको एक गाड़ी सी होती थी, उसके पहिए होते थे। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया, फिर उस गाड़ी का किया, फिर यहाँ पे उन्होंने पशु को लगा दी, तो ये गाड़ी चलती थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने वाहन का आविष्कार किया। ठीक है, मतलब जल में देखकर, जल में जो अभी ये बोट चलती है, नाव चलती हैं, इनको उन्होंने कैसे आविष्कार किया, जल में जो रहने वाले जीव थे, जानवर थे, उनके समान उसको उन्होंने डिजाइन किया, नाव को, जिसको हम आज नाव बोलते हैं। और फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जो हमारी गाड़ियों में होते थे, मतलब कार में, ये सब, इन सब में जो हमारे वाहनों में पहिए होते हैं, इनमें इन पहियों का इन्होंने आविष्कार किया, जिससे उन्होंने अपनी गाड़ी बना ली। और उससे वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जाने लगे। कितनी भी दूर की, आज के ज़माने में कितनी भी दूर की यात्रा कर लेते हैं, ठीक है, गाड़ी से। तो वो पहले, बहुत पहले समय में मनुष्य ने उसका आविष्कार किया था। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ह्यूमन डिजाइंड द स्टेम इंजिन। मतलब स्टेम इंजिन जो था, भाप भाप का इंजन जिसको बोलते हैं, वो मानव ने कब
19वीं सदी के शुरुआत में मानव ने उसको भाप के इंजन को डिजाइन किया, और बाद में ऑटोमोबाइल और मोटर चालित वाहन थे, मतलब बाद में उन्होंने ऑटोमोबाइल और मोटर चालित वाहन का यूज़ किया। 19 सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था, भाप की जो स्टीम इंजन होता है, मतलब भाप के इंजन को उन्होंने डिजाइन किया था 19 सेंचुरी में, और फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल और मोटर चालित वाहन का यूज़ किया। ऑटोमोबाइल और मोटर चालित को पहला क्या होता, बहुत पहले, मतलब पहले की जब बात है, तो मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उन्होंने क्या किया था, परिवहन के विभिन्न साधनों का आविष्कार किया था। ठीक है, उनमें पहला क्या था कि जल में देखने जानवर जो रहते थे, उन जानवरों को देखकर उन्होंने एक नाव को डिजाइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक पहिए को डिजाइन किया, पहिए का आविष्कार किया, जिससे उन्होंने अपने सारे वाहन बनाए। लेकिन 19 सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि भाप के इंजन को डिजाइन किया, भाप के इंजन का आविष्कार किया, जिसके बाद उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ऑटोमोबाइल और मोटर चालित वाहन उनका मतलब यूज़ किया, उनसे आने जाने लगे। ठीक है, सो देखिए मेजरिंग लेंथ ए हिस्ट्री। मेजरिंग लेंथ जो है, मतलब मापने की जो लंबाई होती है, वो एक इतिहास है। लंबाई और दूरी, लेंथ एंड डिस्टेंस। तो लंबाई और दूरी में क्या डिफरेंस है, दूरी जो होती है वो हमारी होती है किसी चीज़ की दूरी को नापना, मतलब जो उसकी लंबाई, उसकी दूरी कितनी है। जैसे एक टेबल की लंबाई होती है, ठीक है, एक टेबल की लंबाई होती है। एक शोकर मैदान या फिर दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, उसको नापना कि कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई को एक इकाई के रूप में मापा जाता है। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए यूनिट। लंबाई को एक इकाई के रूप में माना जाता है, सॉरी मापा जाता है। ठीक है, सो एक इकाई, मतलब अगर हम एक इकाई ज्ञात करने अगर हम एक इकाई ज्ञात करने लगे, मतलब पता करने लगे कि एक इकाई कितनी होती है, एक इकाई अज्ञात मात्रा की तुलना होती है। मतलब अज्ञात मात्रा जिसको हम ज्ञात नहीं कर सक जिसका हमें ज्ञात नहीं है। दुनिया भर में, मतलब जो हमारी पूरे वर्ल्ड में इसकी गणना और विश्लेषण को आसान बनाने के लिए एक सामान्य मानक का हमने यूज़ किया, मतलब परंपरा स्थापित करना आवश्यक समझा। ठीक है, तो इसमें जो लंबाई होती है वो एक इकाई की यूनिट होती है। सो लंबाई मापने के पारंपरिक तरीके, मतलब लंबाई हम किस किस तरीके से नाप सकते हैं। लंबाई का पता चल गया ना कि लंबाई जो होती है वो एक क्या है, इकाई के रूप में मापी जाती है। मतलब लंबाई जो होती है वो एक इकाई के रूप में मापी जाती है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है कि एक इकाई के रूप में मतलब 1 इंच, ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, ये स्केल है। ठीक है, स्केल में 1 इंच है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो हम मतलब कि लंबाई को हम एक इकाई के रूप में मापते हैं। तो जैसे हम किसी भी चीज़ की, अगर कोई चीज़ हमारी इतनी बड़ी हुई, तो हम उसको बोलेंगे कि 3 इंच है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेजरिंग लेंथ, जो मतलब ट्रेडिशनल वेज होती है मेजरिंग लेंथ की, हाँ, वो कैसे मापी जाती है, वो पारंपरिक तरीके होते हैं उसको मापने के लिए कि हमें किस चीज़ से हम उसको माप सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ वर द यूज ऑफ द लेंथ वंस फुट, जो हमारे फुट होते हैं। अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब अदर बॉडी, कोई से भी हम बॉडी का पार्ट लें, अपना हैंड स्पेन से नाप सकते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फुट स्टेप है, हैंड स्पेन है। ठीक है, आर्म लेंथ है, मतलब कि हम इनसे नाप तो सकते हैं, हम अपनी लंबाई को, किसी भी चीज़ की लंबाई को हम इससे माप सकते हैं। लेकिन हम अगर किसी से बोलेंगे कि हमारी 1 फुट स्टेप है, ठीक है, हम मतलब हम बोलेंगे कि पेंसिल की लंबाई हमारी 1 फुट स्टेप है, लेकिन कोई दूसरा अगर उसको मापने लगा, तो हो सकता है कि 1 फुट स्टेप हमारे 1 फुट स्टेप से उसका अधिक हो या फिर छोटा हो। दो मनुष्य के किसी दो मतलब हम अगर अपने 2-3 मनुष्य हों, 2-3 इंसान जने हों, मतलब तो वो नापने लगे तो उनमें ज़रूर डिफरेंट होगा, क्योंकि हर किसी का फुट जो होता है वो मतलब बराबर लंबाई का नहीं होता, ना ही हैंड होता है। हैंड स्पेन से अगर हम नापने लगे तो वो भी बराबर लंबाई नहीं होती उसकी भी। ठीक है, तो लंबाई मापने के पारंपरिक तरीके जो होते हैं, वो पैर या शरीर के अन्य अंगों की लंबाई का उपयोग किया जाता था। पहले जो करते थे वो पैर, अपने फुट की और बॉडी पार्ट्स की, इनकी लंबाई, इनसे हम अपनी किसी भी चीज़ की लंबाई को मापते थे। लेकिन ये जो है असंगत पाई गई, मतलब कि किसी के भी पैर की लंबाई किसी कोई और दूसरा नापे तो वो उसमें ज़रूर डिफरेंस आता था।
तो इसलिए ये सही नहीं थी, क्योंकि एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उससे अगर दूसरा कोई नापे तो वो भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, और इसमें एक रूपता का अभाव होता है, मतलब इस एक जैसी नहीं होती। तो देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब कि मानक इकाइयाँ, लंबाई माप का मानकीकरण जो होता है, मेजरमेंट जो होता है, लेंथ मेजरमेंट। तो scientists from all over the world have accepted a common standard unit of measurement। मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लंबाई की जो माप का मानकीकरण होता है, तो ये दुनिया के मतलब जो साइंटिस्ट थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस दुनिया के सारी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे, वो माप की एक सामान्य मानक इकाई को स्वीकार करते थे। ठीक है, जो माप की एक सामान्य मानक इकाई को उन्होंने स्वीकार किया था। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि एसआई यूनिट जो होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को उन्होंने दुनिया भर में माप के लिए सम्मेलन के रूप में स्थापित कर दिया था। हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारी दुनिया के पूरे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे, एक सामान्य मानक इकाई को उन्होंने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होती है, उसको उन्होंने दुनिया भर में माप के लिए सम्मेलन के रूप में स्थापित कर दिया था। सो ए मीटर इज द एस आई यूनिट ऑफ लेंथ। जो एस आई यूनिट होती है, उसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर की, इसमें 100 बराबर भाग होते हैं। एस आई यूनिट की जो माप होती है, मतलब लंबाई होती है एस आई यूनिट की, एक एस आई 1 मीटर की जो लंबाई होती है एस आई इकाई है, ठीक है, तो उसमें 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर्स। उसमें क्या होते हैं, 100 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम सेंटीमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, टू मेजर लार्ज डिस्टेंस वी यूज, जो बड़ी जो होती हैं, मतलब बड़ी दूरियों को मापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। किलोमीटर का हम उसमें यूज करते हैं। किलोमीटर 10,000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर कितना होता है, 10,000 मीटर। मतलब 1 मीटर लंबाई की एसआई इकाई है। 1 मीटर जो होती है वो लंबाई की एक एसआई इकाई है। इसमें 100 बराबर भाग होते हैं, जिसे हम सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, और जो बड़ी दूरी होती है, मतलब हम मानते हैं कि हम दिल्ली से, ठीक है, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, ठीक है, तो हम दिल्ली से मुंबई जाते, कितनी बड़ी, मतलब कि कितनी बड़ी दूरी है, तो इसको हम किस में नापते हैं, कि किलोमीटर में हम इसको मापते हैं कि कितने किलोमीटर होगा। और जो छोटी जगह होती है, अगर हम देखते हैं अपनी, हम नोटबुक पे, आप लोग भी अपनी नोटबुक पे डायग्राम बनाते होंगे, उनकी लंबाई होगी, उनका जो भी कुछ होगा, मतलब कि लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, जो भी होगी, उसको आप कहाँ से मापते हैं, सेंटीमीटर से। ठीक है, लेकिन जो बड़ी दूरी होती है, बड़ी दूरी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि दिल्ली से मुंबई जाने की जो दूरी होती है, वो बड़ी दूरी है, तो उसको हम काय से मापते हैं, किलोमीटर से। और छोटी दूरी को हम सेंटीमीटर से मापते हैं। तो किलोमीटर जो होता है हमारा, 1 मीटर लंबाई की ऐसा यूनिट है। तो 1 मीटर में हमारे कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बड़ी दूरी होती है हमारी, तो किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 10,000 मीटर होते हैं। ठीक है, सो गाइस, जीरो एरर एंड करेक्ट वे टू मेजर लेंथ। जो शून्य त्रुटि होती है, जीरो एरर होती है, और लंबाई होती है, करेक्ट वे टू मेजर लेंथ। जो लंबाई होती है, उसको मापने का सही तरीका हमारा क्या होता है, मतलब जैसे हमने अभी पीछे देखा कि हम अपने फुट से नाप सकते हैं, या फिर अपने हैंड से माप सकते हैं, लेकिन हमारा हैंड या फुट जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होगा, अलग होगा, क्योंकि हर किसी का, चाहे वो किसी का भी हो, आपका हो या किसी का हो, दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता, डिफरेंट ही होगा, तो हम उसको, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने इसके लिए स्केल लिया था। जो हमारी जो लंबाई होती है, उसको मापने के लिए हमने स्केल ली। स्केल मस्ट बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जो हमारी स्केल होती है, वो इस स्केल से हम माप सकते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, यदि अगर हम किसी उसे देखें, तो तराजू टूट गया हो, ठीक है, हमारा तराजू टूट गया हो, तो शून्य चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा होता, उसमें जो जीरो का चिन्ह होता है वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो इससे शून्य त्रुटि हो सकती है। जब वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो उससे हमें शून्य त्रुटि हो सकती है। फिर एक अलग निशान से आप
माप किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा ये शून्य है, हम मानते कि ये शून्य है, और हमें अगर 3 सेंटीमीटर मापना है, तो हम क्या करेंगे कि हम अगर 3 सेंटीमीटर मापेंगे तो हम यहाँ से 2 से लेकर 4 तक का हम 3 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एक कम कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारी तराजू टूट गया और उस पे से हमारा शून्य चिन्ह जो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, ये थोड़ी ना कि बैठ जाएंगे कि हाँ शून्य चिन्ह कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, तब हम नापेंगे। नहीं, अगर हमारा शून्य चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा हो तो हमें उस शून्य को छोड़कर अगले निशान से माप किया जाना चाहिए, ठीक है, माप कर देना चाहिए। देन मेजरिंग फ्रॉम ए डिफरेंट मार्क मस्ट बी कैरिड आउट। दूसरे अगले निशान से, शून्य से अगले निशान से हमें उसको माप देना चाहिए। The correct reading will be obtained by subtracting the value from the फुल मार्क कंसिडर्ड एज द जीरो। जो शून्य को शून्य माने जाने वाले जो पूर्ण अंक से मान घटाकर, मतलब शून्य जिसको हम मानते हैं उससे मान घटाकर हमें सही पठन प्राप्त किया जाएगा। जैसे अभी बोला कि यहाँ पे मैंने यह भी बोला था कि अगर हमारा शून्य नहीं दिखाई दे रहा हो, मानते कि हमारा यहाँ पे शून्य है और हमें ये इतना पार्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, इतनी हमारी स्केल है, तो हमें इस शून्य से नहीं बल्कि 1 से हम अपना 3 को अगर हम 5 को अगर हम मापेंगे तो हम इसको एक पॉइंट बढ़ा करके हम इसको कर सकते हैं। मतलब खुद से यहाँ पे लगा लेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 हो गया हमारा 1 से। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको माप सकते हैं। लंबन त्रुटि से बचने के लिए, मतलब लंबन त्रुटि जो लंबन हो जाता है हमारा उसमें, ठीक है, लंबन त्रुटि से बचने के लिए आंखों को मापते समय उस बिंदु से ठीक ऊपर होना चाहिए जहां माप लिया जाता है। ये 0 है, 0 एरर है, ठीक है, नो 0 एरर, यहाँ पे 0 है। तो हम अगर मतलब हम किसी चीज़ को मापेंगे तो हम अपनी आँख को ना वहाँ पे हमें रखना चाहिए, उस बिंदु पे रखना चाहिए जहाँ हमें माप लिया जाना है, ठीक है, जहाँ से हमें माप लेना है हमें वहाँ पे उस बिंदु अपनी आँख को वहाँ पे रखना चाहिए उस बिंदु पे। तो देखिए लंबन क्या है, आपने यहाँ पे देखा लंबन त्रुटि, लंबन त्रुटि से बचने के लिए, तो लंबन त्रुटि क्या होता है, हमारी जो माप होती है उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, ठीक है, इरर इन मेजरमेंट द बेसिक्स, जो हमारी त्रुटि होती है, बेसिक कुछ बेसिक बातें होती है इसकी, पैरालक्स, ठीक है, जो इसमें लंबन होता है। लंबन दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाने पर वस्तु की स्थिति में विस्थापन कर देता है, विस्थापन कर देता है, परिवर्तन कर, मतलब विस्थापन का मतलब है कि एक जगह से वो दूसरी जगह हमें दिखाई देता है, मतलब विस्थापित कर देता है। तो लंबन जो होता है वो दो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, अगर हम उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें, कि मतलब कि एक बार यहाँ से देखें और एक बार यहाँ से देखें, तो हमारी एक तो यहाँ पे आई है, ठीक है, और एक यहाँ पे आई है, तो हम इन दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें क्या होगा कि वस्तु स्पष्ट स्थिति में विस्थापन या परिवर्तन कर देती है, मतलब अच्छी तरीके से वो उसको विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है, मतलब बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। तो मापते समय इस प्रकार की त्रुटि को लंबन त्रुटि कहा जाता है। तो मापते समय जब हम किस चीज़ को मापते हैं तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, लंबन त्रुटि। दिस टाइप ऑफ एरर वाइल मेजरिंग इज कॉल्ड एज पैरालक्स एरर, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, पैरालक्स एरर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आई से हमें क्या दिख रहा है, ये वाला बिंदु दिख रहा है जहाँ पे 19.62 है, ठीक है, अगर हम दूसरी जगह से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 19.82 मिलीलीटर, और अगर फिर तीसरी जगह से देखें तो 19.70 मिलीलीटर। अगर नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, ठीक है, तो लेंथ जो होती है वो एक घुमावदार रेखा होती है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई होती है, मतलब लेंथ में जो एक घुमावदार रेखा है तो उसकी लंबाई हम कैसे माप सकते हैं, तो घुमावदार रेखा जो होती है उसकी लंबाई को मीटर स्केल या उससे मतलब उसका उपयोग करके नहीं मापा जा सकता। हमारी जो मीटर स्केल होती है, जो हमारी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, हम उसको मीटर स्केल से आराम से माप सकते हैं, लेकिन जो हमारी घुमावदार लाइन होती है
ठीक है, हम उसको मीटर स्केल से नहीं माप सकते। कर्व्ड लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल्स, हम उसको मीटर मापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। काय को मीटर स्केल को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोर पर एक गांठ बनाकर घुमावदार रेखा को मापने के लिए, जब हमारी घुमावदार रेखा है, इसको एक छोर पर एक गांठ बना लेते हैं, ठीक है, उसको मापने के लिए एक स्ट्रिंग या धागे का उपयोग किया जा सकता है। हमारे पास धागा है, हम उस पे ऐसा करके धागे को रखेंगे और उसकी लंबाई को माप सकते हैं, और शुरू में इसको रखकर एक घुमावदार रेखा का पता लगाया जा सकता है, मतलब कि वो घुमावदार रेखा कितनी लंबी है। फिर उसको क्या करता है, देन दिस लेंथ कैन बी स्ट्रेटेज दिस देन दिस लेंथ, मतलब ये जो लंबाई होती है इसकी, तब इसको हम क्या करते हैं, एक मीटर स्केल की सहायता से बढ़ा लेते हैं और माप सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो घुमावदार रेखा होती है, लंबाई होती है, सॉरी, घुमावदार जो लाइन होती है, हम इसको कैसे माप सकते हैं। पहले एक धागा लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग या धागा लेंगे, उस धागे को हम इस पे लगाएंगे, ठीक है, ऐसा करके लगाएंगे, और फिर ये कहाँ तक आ रहा है, फिर हम इस धागे को सीधा कर देंगे, तब उस धागे की लंबाई हम मीटर से स्केल से नाप सकते हैं। फिर उसको हम बता देंगे कि ये जो हमारी घुमावदार रेखा है वो हमारी कितनी लंबी है। देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्व्ड लाइन है, ठीक है, और ये थ्रेड है, ब्लैक कलर का जो है ये थ्रेड है। देखो ये हमारी कर्व्ड लाइन है, ठीक है, और ये एक थ्रेड है, येलो एक थ्रेड है। तो हम इसको कैसे माप सकते हैं कि हमारी कर्व्ड लाइन जो है इसकी बराबर हम धागे को इसकी तरह माप रखेंगे फिर, ठीक है, और फिर इसकी मतलब इसकी तरह धागे को रखकर जितना जितना भी आएगा फिर उसको हम सीधा कर देंगे। ये थ्रेड आ गया, सीधा कर दिया, तो हमारा ये फिर हमारी मीटर स्केल से हम इसको अच्छे से माप सकते हैं। ए मेजरिंग टेप कैन बी यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ कवर्ड ऑब्जेक्ट्स, हम हमारी जो घुमावदार वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे तो एक कर्व्ड लाइन थी, तो घुमावदार वस्तुएं भी होती हैं, तो उनकी लंबाई को मापने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेप का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के उस पर देखें, पेड़ के तने का घेरा जो होता है, पेड़ के तने का घेरा जो होता है उसको, या फिर सांप की लंबाई, इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, टैप का उपयोग करते हैं। गाइस टाइप्स ऑफ मोशन जो होता है हमारे, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, विब्रेटरी मोशन होता है, लाइनियर मोशन होता है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, ये सारे मोशन है। तो मोशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ मोशन जो होता है हमारे, गति और उसके प्रकार जो होते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारे गति के प्रकार, गति के प्रकार, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जो हमारी बॉडी होती है, जब कोई पिंड, मतलब कोई पिंड होता है, कोई भी पिंड हो एक सीधी रेखा में गति कर रहा होता है, तो इसे रेक्टिलाइनियर गति बोलते हैं, रेक्टिलाइनियर गति कहा जाता है। ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो हमारी ये क्या कहलाती है, हमारी रेक्टिलाइनियर गति होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इमारत से गिरने वाला सिक्का, वो जब यहाँ से इमारत से गिरेगा सिक्का, देखिए यहाँ पे इमारत से सिक्का गिरेगा, वो सीधा लाइनियर गति में आएगा, ठीक है, या 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाला धावक, जो 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाला धावक होगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति के पथ का अनुसरण करती है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन, मतलब जो वृत्ताकार पाथ होता है, वृत्ताकार गति के पथ का जो पाथ होता है उसका उसका जो अनुसरण करती है, मतलब कि, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मतलब कि जो मून हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु किसी माध्य या स्थिर स्थिति से इधर उधर जाती है, मतलब कि जब कोई वस्तु किसी माध्य, मतलब कि किसी के बीच से या स्थिर स्थिति से, जहाँ पे वो स्थिर हो वहाँ से इधर उधर जा रही है, ये है यहाँ पे, जैसे हमारी घड़ी में होता है पेंडुलम होता है ना, उसकी तरह ये पेंडुलम यहाँ है, अगर ये इधर उधर जा रहा है, मतलब कि इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है,
ठीक है, तो इसकी गति जो होती है हमारी वो क्या कहलाती है, आवर्त गति होती है। जब ये पेंडुलम है, ये यहाँ पे है इसकी स्थिति, ठीक है, लाइनियर में है, लेकिन कुछ अगर हम इसको थोड़ा सा हिला दें तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा। तो ऐसी इधर उधर गति होती है इसकी, और ये गति को दोहराता रहता है, ये गति को दोहराता रहता है, पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर से जाएगा, फिर से आएगा, ऐसा करके दोहराता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल ए पेंडुलम, पेंडुलम की गति, और ए रेस कार टेकिंग लेस ऑफ ए सर्किट, जिसका सर्किट होता है उसकी गति होती है, मतलब एक सर्किट की जो गोंद लेने वाली गति होती है, रेस होती है, उसको कार की जो रेस होती है उसको हम बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम। ठीक है, टाइम, टाइम क्या है, टाइम इज द यूनिट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक टू डू एनीथिंग। जो टाइम है वो क्या होता है, एक इकाई है जो मापती है किसी को कार्य करने की क्षमता, मतलब जो कार्य करता है हम कितने टाइम में हम उसको करते हैं, कि हमारा इस कार्य में कितना समय लग चुका है। तो दूरी को समय के अनुसार मापा जाता है, जो दूरी है उसको हम समय के अनुसार मापते हैं। डिस्टेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट हम उसको मापते हैं। तो यदि कोई वस्तु जो होती है वो समय अंतराल टी के लिए, समय अंतराल टी के लिए कुछ गति एस से चल रही हो, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है वो समय अंतराल ले रही है हमारा टी, मतलब कि समय ले रही है हमारा टी, ठीक है, और एस से चल रही है, तो एस से चल रही है इनटू एस, तो इसकी जो बराबर होगी वो हमारी क्या होगी, दूरी होगी, वहां पे जाने की दूरी होगी नीचे। ठीक है, जो हमारी समय अंतराल है, कोई वस्तु है जो हमारा समय ले रही है टी और गति उसकी है एस, वो एस गति से चल रही है, तो उसका जो समय निकलेगा वो समय तय करेगी बराबर एस इंटू टी होगा। ठीक है, मतलब वस्तु का समय गुणा वस्तु की गति होगी। तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई लंबाई की जो माप होती है वो दूरी के गति के परिवर्तन की दर को मापती है। एसआई यूनिट की जो लंबाई की माप होती है, जो हम एसआई यूनिट से लंबाई मापते हैं, तो वो क्या करती है, हमारे जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब हमारी जो एसआई यूनिट होती है उसकी जो लंबाई माप, मतलब एसआई यूनिट लंबाई की माप को हम कौन सी एसआई यूनिट से मापते हैं, मतलब कौन सी लंबाई को एसआई यूनिट से मापा जाता है। दूरी गति के लिए, मतलब जो दूरी गति के लिए हम परिवर्तन की दर को मापते हैं, तो वो हमारी कौन सी है, तो मापन की मौलिक इकाई या व्युत्पन्न इकाई होती है जिससे हम दूरी को मापते हैं। सो गाइस, हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। मतलब हमारी जो भूमि होती है और जल होता है और वायु, इन तीनों पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के दो दो उदाहरण दीजिए। मतलब कि हमारी भूमि पे कौन से परिवहन का यूज़ करते हैं हम, भूमि से मतलब जमीन पे जब हम चलते हैं तो कौन से परिवहन में बैठकर या कौन से परिवहन से किसी दूसरी जगह जाते हैं, और पानी से कहाँ, कौन से परिवहन से जाते हैं, और वायु से कौन से परिवहन से जाते हैं। तो भूमि में देखते हैं, लैंड पे ट्रेन है, और लैंड ट्रेन एंड बस है। ठीक है, भूमि में ट्रेन और बस है। वाटर में, पानी में क्या है, शिप और बोट है, तो जहाज और नाव है। और एयर में हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज, हमने भी पीछे पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। सेकंड, 5 किलोमीटर्स इज, 5 किलोमीटर्स में कितने होंगे, बताइए, 5 किलोमीटर्स में 50,000। ठीक है, 5 किलोमीटर्स में हमारे कितने होंगे, 50,000 मीटर होंगे। थर्ड है हमारा, झूले पर बच्चे की गति क्या होगी, झूले पर बच्चे की गति क्या होगी, पीरियोडिक होगी। ठीक है, पीरियोडिक। एंड मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए सेविंग मशीन इज, जो हमारी सिलाई मशीन होती है उसकी सुई की गति क्या होती है, वो भी पीरियोडिक होती है। ठीक है, एंड साइकिल के पहिए की गति, मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज क्या होती है, सर्कुलर होती है। सर्कुलर मोशन में वो गति करती है, साइकिल हमारी सर्कुलर मोशन में
गति करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, why can a pace of a foot step not be used as a standard unit of length? जो हमारी लंबाई की मानक इकाई होती है उसके रूप में एक गति या एक कदम का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? हमारी लंबाई की मानक इकाई जो होती है उसके रूप में हम गति का या फिर एक कदम का उपयोग क्यों नहीं करते? सॉल्यूशन देखिए, पेस और फुट स्टेप, जो पेस और फुट स्टेप होता है उसकी लंबाई की एक मानक इकाई के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, बिकॉज इज इट वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित लंबाई को उनके बढ़ते परिणाम में व्यवस्थित करें। मतलब जो ये लंबाई हुई है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर, तो हम इनको उनकी लंबाई के बढ़ते परिणाम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में 1 मिलीलीटर, सेकंड नंबर पे 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति की ऊंचाई द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। हमें इस पर इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमें व्यक्त करना है। तो एक व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है 1.65 है, इसे हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करना है। तो 1.65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। ठीक है, 1.65 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर होता है, फिर इसको 1650 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राधा के घर और उसके विद्यालय के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को हमें किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर में हमारे क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। आते हैं 3250 मीटर इज इक्वल टू 3.25 किलोमीटर होता है। हमें किलोमीटर में व्यक्त करना था, तो 3250 मीटर को हमें किससे करना है, इंटू इसे कर देना। तो 3250 मीटर इज इक्वल टू 3.25 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बुनाई सुई की लंबाई मापते समय एक छोर पर स्केल का पाठ्यांक, जो एक छोर पर स्केल का पाठ्यांक है 3.0 सेंटीमीटर और दूसरे छोर पर 33.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक छोर पर कितना है 3.0 और सेकंड छोर पर 33.1 सेंटीमीटर है, तो सुई की लंबाई कितनी होगी? सो गाइस देखिए, हमारा सुई की लंबाई एक छोर पर हमारा कितना है 3.0 है और सेकंड पर हमारा कितना है 3.1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो सुई की लंबाई मापने के लिए -3 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर हमारा सुई की लंबाई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइकिल की गति और चालू पंखे की गति के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सेलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। मतलब कि जो हमारे फैन चलता है, हमारे जो पंखा चलता है उसकी गति और साइकिल के पहिए की गति के बीच में हमारे समानताएं और हमें अंतर लिखने हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सिमिलरिटीज पहला हम देखते हैं सिमिलरिटीज हमारी, यानी कि हमारी समानताएं क्या होती है इन दोनों के बीच। पंखे के ब्लेड और साइकिल के पहिए गोलाकार गति करते हैं। ठीक है, ये इनमें क्या होती है, हमारी गोलाकार गति होती है, सर्कुलर मोशन में ये
गति करते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, बाइसिकल मूव इन रेक्टिलाइनर मोशन, मतलब कि जो हमारी साइकिल होती है वो एक रेक्टिलाइनर मोशन में चलती है, सीधी गति करती है, और पंखा जो होता है हमारा सीधी गति में नहीं होता, वो हमारी सर्कुलर मोशन में होता है। हमारा डिफरेंस क्या है कि वो उसी सर्कुलर मोशन में गति करता है, और जो हमारी साइकिल है, बाइसिकल है, वो हमारी सीधी लाइनर गति में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दूरी मापने के लिए रबड़ जैसी लोचदार सामग्री से बने मापने वाले टेप का उपयोग क्यों नहीं करते? दूरी मापने के लिए रबड़ जैसी लोचदार सामग्री से बने मापने वाले टेप का उपयोग क्यों नहीं करते? इस तरह के टेप से मापी गई दूरी के बारे में किसी को बताने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? अगर हम किसी रबड़ जैसी लचीलेदार सामग्री से अगर हम किसी दूरी को माप ले और हम किसी से बताने लगे कि हाँ इतनी थी, तो हमें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, कि हमें क्या प्रॉब्लम होगी किसी को बताने में? तो देखिए, एक लोचदार मापने वाला टेप होता है, सटीक माप नहीं देगा, क्योंकि वो सही तरीके से माप नहीं देगा, क्योंकि ये लंबाई में फैलता है, ठीक है, और फैलाने पर आकार में कम हो जाता है। जब हम इसको फैलाते हैं तो इसका आकार कम हो जाता है। और जब हम लोचदार टैप के साथ लिए माप को व्यक्त करते हैं तो हमें एक बताना होगा कि क्या टैप को बढ़ाया गया था, मतलब ये भी हमें बताना होगा कि हाँ टैप को हमने बढ़ा करके इतनी लंबाई ली थी और इसको हमने नहीं बढ़ाया तो इसकी इतनी लंबाई हो गई। तो पहले तो उसकी लंबाई नहीं कन्फर्म होती टैप ऐसे टैप की, ठीक है। यदि हाँ तो कितना, मतलब कि अगर हमने कितना इसको बढ़ाया तो फिर कितना, ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ अगर हमने इसको बढ़ाया है तो फिर कितना बढ़ाया। इसलिए इस लोचदार टैप से ले गए माप को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए इससे किसी को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, मतलब कि जो पीरियोडिक मोशन में जो हमारे गति होती है उसके 2 एग्जाम्पल देने आवर्त गति में। तो आवर्त गति का फर्स्ट एग्जाम्पल है ए नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, मतलब जो सिलाई मशीन की सुई होती है, नीडल होती है, वो है जो आवर्त गति करती है। एंड पेंडुलम, पेंडुलम भी एक आवर्त गति करता है। सो गाइज, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।